आज हम रक्त एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में समझेंगे। हमारे दूसरे पाठ का तीसरा टॉपिक है। पहले हमने पाचन तंत्र को पढ़ा, उसके पश्चात दूसरा टॉपिक श्वसन तंत्र को पढ़ा और अब ये तीसरा टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। हमें इस पाठ में 7 टॉपिक पढ़ने हैं। आज हम बात करते हैं रक्त के बारे में। तो सबसे पहले रक्त क्या है, पहली लाइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। एक नंबर का जो क्वेश्चन इस पाठ में से जो बनता है उसे देखते हुए यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक। देखिए उत्तक किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ जंतु एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जंतु बहुकोशिकीय। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये यहाँ कोशिकाएं बनाई हैं, कुछ कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जो एक समान कार्य करें और जिनकी उत्पत्ति एक समान हो। ठीक है, उसे अपन उत्तक कहते हैं। तो रक्त भी क्या है? एक प्रकार का उत्तक है, यानी कि कोशिकाओं का समूह है। लेकिन ये कैसा है? तरल। तरल यानी कि लिक्विड स्टेज में है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। रक्त हम सभी जानते हैं, जब कभी हमारे चोट लगती है तो जो रक्त बहता है वो पानी की तरह तरल होता है। ठीक है, और यह एक संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक, यानी कि जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं इसको। तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? उत्तक है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये कोशिकाओं का एक समूह है, ग्रुप है, जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व। हाँ, अब ये बता रहा है कि रक्त क्या क्या काम करता है। आवश्यक पोषक तत्व कहाँ से आए? अपन ने मानव पाचन तंत्र पढ़ा था, उसमें ये आमाशय, आमाशय के आगे क्या थी? छोटी आंत, नहीं, इस प्रकार से छोटी आंत। तो ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है और यहाँ से अवशोषित भोजन रक्त के अंदर घुल करके, ये रक्त नलिका है जैसे मान लीजिए, है ना, रक्त वाहिनी, इसमें ये ग्लूकोज यहाँ आ गया इसके अंदर और यहाँ से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो पैर के अंगूठे की कोशिका हो या अपने कान की कोशिकाएं हो। ठीक है, सब जगह ग्लूकोज पहुंचता है, पोषक तत्व पहुंचता है। तो ये पोषक तत्व कौन लेके गया? ये रक्त लेके गया। ठीक है, यानी कि रक्त इसका परिवहन करता है, इसको लाने ले जाने का काम करता है। तथा ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन कहां से लाएगा? श्वसन तंत्र अपने पढ़ा था। तो श्वसन तंत्र के अंदर ये जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों के अंदर ये आगे जो श्वसनी है और ये श्वसनिकाएं अंत में यहाँ होती है वायु कुपिका। ठीक है, इन वायु कुपिकाओं से रक्त नलिकाएं यानी कि धमनी और शिराएं जुड़ी होती हैं, जहां से O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है ना। O2 को रक्त ग्रहण कर लेता है और CO2 को यहाँ छोड़ देते हैं ताकि वो बाहर चली जाए। तो यहाँ कोशिकाओं को क्या चाहिए? रक्त, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? रक्त लेके जाएगा। ठीक है, पहली बात हुई पोषक तत्व है। दूसरा किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन करता है। ठीक है ना, कि यानी कि कोशिकाओं को दो चीज चाहिए। अब कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया हो गई तो उसके अंदर क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस बाहर छोड़ेगा और अवशिष्ट उत्पाद, कौन से अवशिष्ट उत्पाद? यहां पर ये उपापचय आएगा। ठीक है, गलत लिखा है, ये है उपापचय। उपापचय यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाओं में जो विक्रियाएं हो रही हैं, पदार्थों का निर्माण हो रहा है, पदार्थ टूट रहे हैं, निर्माण हो रहा है, टूट रहे हैं, उन सभी की पदार्थों को या क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं या उन पदार्थों को उपापचय पदार्थ कहते हैं। तो जो उपापचय अवशिष्ट पदार्थ बने हैं जो हमारे शरीर के अंदर अब काम के नहीं है, उनको बाहर निकालना है। तो उनको बाहर निकालने के लिए भी, जैसे मान लीजिए अपने रक्त के अंदर यूरिया है। ठीक है, वो यूरिया जो है वो हमारे वृक्क, जो किडनी है, वहां से छन करके रक्त के अंदर से छन जाएगी और रक्त से अलग हो जाएगी यूरिया और मूत्र के साथ में बाहर निकाल दी जाती है। तो अवशिष्ट पदार्थ, इनका परिवहन भी कौन करता है? यानी कि रक्त ही करता है। तो ये तो बात हुई रक्त के कार्य के बारे में। ये रक्त के कार्य आगे अपन पॉइंट टू पॉइंट, आगे एक पॉइंट और आएगा, देखिए लिखा हुआ रक्त के कार्य, है ना, वहां अपन पॉइंट में समझेंगे, इसको दोबारा देख लेंगे। आगे ये बात कर रहा है
यह एक हल्का क्षारीय तरल है। यानी कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अम्लीय का मतलब क्या होता है? खट्टा, जो स्वाद में खट्टे हो अम्ल। क्षारीय यानी कि जो स्वाद में कड़वे हो। तो यहाँ अपन विज्ञान की भाषा में इसे जिस वस्तु या पदार्थ कोई तत्व जिसकी पीएच 0 से 7 तक है वो तो होता है अम्लीय, और 7 से लेकर के 14 तक होता है वो है क्षारीय। ये एक पीएच स्केल है, अपने एक पार्ट आएगा अम्ल क्षार का, अम्ल क्षार और लवण, वहां अपन देख लेंगे। तो यहाँ रक्त की पीएच 7 के ऊपर होता है उदासीन। ठीक है ना, 7 की जिस किसी तत्व की किसी पदार्थ की पीएच 7 है तो वो उदासीन है, ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। परंतु रक्त की पीएच होती है 7.4, 7.4 यानी कि 7 से थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है ना, तो 7.4 का मतलब कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। लेकिन बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं है, कैसा है? हल्का क्षारीय है। तो रक्त की पीएच का क्वेश्चन बनता है कि रक्त की पीएच कितनी होती है? स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की पीएच 7.4 होती है। ठीक है, पीएच मतलब क्या है? पी मतलब पावर, शक्ति, पुषांश बोलते हैं इसको, पोटेंशिया है ना, ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, इसको अपन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से दर्शाते हैं। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में होता है। अब ये क्या हुआ? लाल अस्थि मज्जा क्या चीज है? देखिए, हमारी जो हड्डियां हैं, इस प्रकार से मैंने एक हड्डी का डायग्राम यहां बनाया है। इन हड्डियों के बीच में एक स्पेस होता है, खाली जगह होती है। ठीक है, सारी हड्डियों में नहीं होता है, कुछ हड्डियां, जो हड्डियां खोखली होती हैं, उनके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, बाहर से हड्डी बिल्कुल कठोर है और इनके अंदर ये जो खोखली हड्डियां हैं उनके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे अपन अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि यानी कि हड्डी, अस्थि मज्जा नाम है इसका। ठीक है ना, हड्डियों के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, अस्थि मज्जा। यहां से ये हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा है, ये ही क्या करती हैं? रक्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो रक्त का निर्माण किससे होता है? लाल अस्थि मज्जा से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। अब ये तो बात होगी जब हड्डियों का निर्माण व्यक्ति के अंदर है, हो चुका है, यानी कि जब माता के शरीर के अंदर छोटा भ्रूण है, ठीक है, उसमें हड्डियां नहीं बनी है, तो उस समय रक्त कौन बनाएगा? तो अगले ही पॉइंट में आ रहा है कि भ्रूणावस्था, भ्रूण अवस्था यानी कि जब शिशु माता के शरीर में है और वो भ्रूण अवस्था में है, भ्रूण अवस्था मतलब बहुत छोटा है, तो उस समय उसके अंदर हड्डियां नहीं बनी है। तथा नवजात शिशु, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, ठीक है, उसके अंदर रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। प्लीहा अपने छाती जो है, सीना है, उसके बीचों बीच जो हड्डी है जिसका नाम उरोस्थी है, जैसे मान लीजिए या मैं बना रहा हूं इस प्रकार से अपना ये, ठीक है ना, ये व्यक्ति के हाथ हो गए इस प्रकार से ये, और यहाँ ये जो हड्डी नहीं, ये हड्डी, इसके पास में नीचे यहाँ यहाँ होता है स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है ना, इसको प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, इसका नाम एक नाम और है तिल्ली। ठीक है ना, यहाँ इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है किनमें? नवजात शिशुओं में या भ्रूण अवस्था के अंदर। तो दो क्वेश्चन बन गए, रक्त का निर्माण किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा में, या ऐसे पूछ लिया जाए भ्रूण अवस्था के अंदर किस में होता है? प्लीहा में होता है। अब एक सामान्य व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा है, वयस्क यानी कि जिसकी उम्र 18, 20, 22, 25 साल के लगभग है, उस व्यक्ति के अंदर 5 लीटर के लगभग रक्त होता है। आगे है, रक्त के दो भाग होते हैं। देखते हैं, देखिए क्या बता रहा है अपन को। रक्त के दो भाग होते हैं। एक तो जो भाग है वो है द्रव्य भाग, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना, और एक ठोस भाग है जो कोशिकाओं का बना होता है। देखिए, आपको यहाँ पर एक मैं रेखा चित्र बनाऊंगा और आपको रजिस्टर में वो नोट करना है। अगर वो उस तरीके से आप पढ़ोगे तो ये जो पूरा पैराग्राफ है आगे, ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये बनाया यहाँ पर रक्त, ठीक है, ये रक्त लिखा, क्या है ये? रक्त है। और रक्त के दो भाग हैं। जो तरल भाग है क्या बता रहा है? द्रव्य भाग, तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। या तो मैंने लिख दिया, ये लीजिए प्लाज्मा, जो तरल भाग है ये प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है? रक्त के अंदर रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। क्या है? रक्त कोशिकाएं। चलिए ये हमने लिख दिया रक्त कोशिकाएं, ये लीजिए रक्त कोशिकाएं लिख दिया। आप भी इसको इस प्रकार से बना लीजिएगा, आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी, कभी भूलोगे नहीं। फिर आगे बता रहा है कि प्लाज्मा रक्त का 55% भाग है, यानी कि पूरा जो रक्त है उसका 55% तो क्या होता है? प्लाज्मा। तो यानी कि रक्त कोशिका कितनी बच गई? 45%। ठीक है ना, यानी कि कुल रक्त कितना है? अगर 100% है, 100% है, तो 100 में से 55 तो क्या है? प्लाज्मा।
और 45 क्या है, 45% कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसमें आगे प्लाज्मा की बात कर रहा है कि प्लाज्मा जो है वो रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है। इसमें लगभग 92% जल होता है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, ये तरल पदार्थ है, द्रव्य है। तो इसमें रक्त इसके अंदर 92% पानी होता है, जल होता है, और 8% क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक कुछ पदार्थ होते हैं, वो घुले होते हैं। दूसरी बात करेंगे रक्त कोशिकाओं की। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। चलिए देखिए, अभी यहां पर मैं बना रहा हूं इनको। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। पहला लिख देता हूं मैं आरबीसी। पहली कौन सी होती है, आरबीसी होती हैं, ठीक है ना। दूसरी कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी, और तीसरे होंगे बिंबाणु, वो अपन आगे देख लेंगे बिंबाणु। पहले अपन बात कर रहे हैं आरबीसी की। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम आरबीसी है। ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती हैं, यानी जितनी भी ये कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु, इन सब का ये 99% होती हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं 99% हैं। इसी कारण से रक्त हमें लाल दिखता है, ठीक है ना। अब उसकी संख्या ज्यादा है, आरबीसी की संख्या ज्यादा है, 99% है। तो अब ये आरबीसी लाल क्यों होती है, उसके आगे बता रहा है कि इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। अपन ने पीछे भी देखा था, पहले पार्ट के अंदर भी पढ़ा था। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके अंदर आयरन होता है, लोहा होता है, लोह तत्व पाया जाता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं और प्रत्येक कोशिका तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है, तो आरबीसी के कारण तो होता है। आरबीसी जो है वो लाल है, लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, वो केंद्रक विहीन कहलाती हैं। सामान्यतः कोशिकाओं में आपने पढ़ा होगा कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, परंतु आरबीसी वाली कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं होता है। इनकी औसत आयु 120 दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आरबीसी हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, उनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। ये 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, उसके बाद में नष्ट हो जाती हैं। ये शरीर में रोज बनती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं। तो यानी कि जिनका जीवन काल 120 दिन हो गया, वो नष्ट हो गई और फिर बनती रहेंगी। और बनती कहाँ है, अभी अपन ने पढ़ा था, जो हमारी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, उन हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जा है, वहां बनती हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें है, अपन देखेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। आरबीसी बना हो गया। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। प्रतिरक्षा यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत, ठीक है। तथा लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, यानी कि इनका निर्माण भी कहाँ होता है, ये हड्डियों के अंदर जो लाल अस्थि मज्जा है वहीं बनती है ये भी। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का एक नाम और है ल्यूकोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है ना, अन्य नाम भी है। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यू यानी कि व्हाइट, व्हाइट मानी श्वेत, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं है, जिसके कारण ये रंगहीन होती है, इनका कोई कलर नहीं होता, तथा श्वेत रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कणिकाणु, कणिकाणु कण, जिसमें कण पाए जाएं, छोटे छोटे कण हो, तो कण को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेनुलो, ठीक है ना, ग्रेनुला बोलते हैं, ग्रेनुला। तो ग्रेनुलोसाइट नाम पड़ गया, ग्रेनुल्स है ना, ग्रेनुल्स का मतलब कणे छोटे छोटे। तो डब्ल्यूबीसी को देखो मैं यहाँ प्रकार बना रहा हूँ, 2 प्रकार, इस प्रकार से, एक आगे इधर मैंने कर दिया, दूसरा यहां कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो पहला प्रकार मैं बता रहा हूं कौन सा है, कणिकाणु। तो यहां लिख दिया, ये रहा पहला प्रकार डब्ल्यूबीसी का, कणिकाणु, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से बनाना है, कंफ्यूज नहीं होगा, जल्दी याद हो जाएगा और आगे तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप। कणिकाणु, ठीक है। तथा दूसरे कौन से होते हैं, अकणिकाणु, जिनमें कण नहीं पाए जाते हैं, वो अकणिकाणु, ठीक। कणिकाणु के उदाहरण हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अभी जो कणिकाणु है ना, इनके फिर 3 प्रकार और हैं, ठीक है ना। इनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। तो लिख लो आप, ये न्यूट्रोफिल, ठीक। दूसरा कौन सा है, इओसिनोफिल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये इओसिनोफिल लिख दिया। और तीसरा है बेसोफिल। तीसरा क्या है, बेसोफिल, ये लीजिए, बेसोफिल लिख दिया।
तो ये कणिकाणु 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, आगे ये बात कर रहा है, रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। यानी कि जो न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल ये सबसे ज्यादा होती है किनमें, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, पूरी डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होती हैं। ठीक, फिर आगे ये बता रहा है, अकण कोशिकाओं में, ये तो कण की बात हो गई, अब कौन सी दूसरी बात करेंगे अपन, अकण कोशिकाएं, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें कण नहीं पाए जाते हैं, में प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट है। इसके 2 प्रकार हैं, कौन कौन से लिख देता हूं यहां पर, एक तो है लिम्फो, ठीक है ना, लिम्फोसाइट, और दूसरी कौन सी है, नंबर 2, यहां पर लिख देंगे मोनोसाइट। क्या लिख दिया मैंने, ये रहा मोनोसाइट, ठीक है ना, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कौन, अकणिका में जो डब्ल्यूबीसी है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो लिम्फोसाइट और दूसरी मोनोसाइट। ठीक है, आगे ये बात कर रहा है, लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं। अब ये फिर जो लिम्फोसाइट जो नहीं, ये 3 प्रकार के हैं आगे और, ठीक है, कौन कौन से, बी, ये मैंने बी लिख दिया, एबीसीडी का बी है, दूसरा कोमा लगा के टी लिख दिया, टी, और तीसरी होती है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, जिनको एनकेसी, नेचुरल किलर सेल, प्राकृतिक मारक, मारक माने मारने वाली, किसको मारती हैं, जब हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करता है तो उसको नष्ट कर देती हैं, मार देती हैं, तो इनको प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, एन मानी नेचुरल, के मानी किलर, किल मानी मारने वाली, और सेल मानी कोशिकाएं, एनकेसी। तो ये लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होगी। ठीक है, ये पूरा जो मैंने बनाया है रक्त की का संगठन, ये रक्त का संगठन है कि रक्त के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, चलो दोबारा एक बार थोड़ा सा इसको फास्टली रिवाइज करते हैं। रक्त के अंदर रक्त प्लाज्मा होता है जो कि तरल पदार्थ है 55%, दूसरा रक्त कोशिकाएं होती हैं 45%, ठीक है ना, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु होते हैं। मैं लिख देता हूं अभी, ये लो, ये बिंबाणु, तीसरा क्या है, बिंबाणु, अपन आगे पढ़ेंगे बिंबाणु के बारे में, ये बिंबाणु है। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बिंबाणु होती हैं। आरबीसी के बारे में आपने पढ़ लिया, आरबीसी के कोई प्रकार नहीं आगे। डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार है, कणिकाणु, ठीक है ना, यानी कि कणिका में, और अकणिकाणु यानी कि अकणिका में। फिर ये जो कणिकाणु जो है डब्ल्यूबीसी कणिका में, ये 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। फिर जो अकणिकाणु है, अकणिका में है, उनके 2 प्रकार है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट के फिर 3 प्रकार है, बी, टी, और तीसरा है नेचुरल किलर सेल। क्लियर, ये अपने यहां इसका संगठन समझा अभी। फिर आगे देखिए क्या बात कर रहा है, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं। ये जो लिम्फोसाइट नहीं है, ये सबसे पहले हमें यानी कि रोगाणुओं से सुरक्षा करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं। मोनोसाइट, नीचे वालों की बात कर रहा है, मोनोसाइट की, इनकी है ना, लिम्फोसाइट की बात होगी, ये मोनोसाइट की बात कर रहा है। मोनोसाइट परिपक्व हो महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। महाभक्षक का मतलब क्या होता है, यानी कि मोनोसाइट जो है ये महाभक्षक हो जाएंगी, जो बड़े कण है, महा मतलब महान, ठीक है ना, जो महान, जो बड़े कणों को ये भक्षण करती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रोगाणु या कोई जीवाणु, विषाणु प्रवेश करता है तो उनको ये उनका भक्षण करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। ठीक है ना, मोनोसाइट महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल, देखिए क्या बोल रहा है, मोनोसाइट, मोनोसाइट ये, और महाभक्षक, ये मोनोसाइट से ही महाभक्षक बनी है ना, मोनोसाइट से ही महाभक्षक बनती है, तथा न्यूट्रोफिल, ये रहा न्यूट्रोफिल ऊपर वाला, ठीक है ना, कणिका में वाला भाग जो है न्यूट्रोफिल, ये वाला, ठीक, ये मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं, यानी कि भक्षण का काम करती है। न्यूट्रोफिल भी भक्षण का काम करती है, रोगाणुओं का भक्षण करती है, उन्हें खा जाती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक है, और बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती है। प्रतिजन मतलब जो बाहर से कोई रोगाणु शरीर के अंदर आ रहा है उसको नष्ट करने का काम करती है। तीसरा इसमें क्या है, बिंबाणु। चलिए देखते हैं अपन बिंबाणु के बारे में, ये रहा बिंबाणु, जहां में तीसरा पॉइंट ये बिंबाणु के, जिनको अंग्रेजी में प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। आपने एक नाम सुना होगा, डेंगू बुखार, है ना, डेंगू बुखार के अंदर कहते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई है व्यक्ति की, है ना, तो ये प्लेटलेट्स वही प्लेटलेट्स हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, एक नाम और है इनका, थ्रोम्बोसाइट। रक्त में इसकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि 1 घन मिलीमीटर में 3 लाख इनकी संख्या होती है। और बिंबाणु का जीवन 10 दिन का होता है। जीवन काल कितना होता है इसका, 10 दिन का। बिंबाणु का जीवन काल 10 दिन होता है, 10 दिन जिंदा रहती है। और डब्ल्यूबीसी जो है ये 5 से 7, 8, 10 दिन तक जिंदा रहती है। डब्ल्यूबीसी भी 5 से 10 दिन के बीच तक जीवन काल होता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में, देखिए खास बात क्या है, काम क्या है इसका,
बिम्बाणु का जो है इसका काम है रक्त का थक्का जमाना। जब कभी हमें चोट लगती है और वहां से रक्त बहना शुरू हो जाता है तो वहां पर एक थक्का बन जाता है, यानी कि एक क्लोट बन जाता है, जिसके कारण रक्त रुक जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है, उसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं। ठीक है ना। और बिम्बाणु भी केंद्रक विहीन, बिम्बाणु के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर। ये हमने रक्त का संगठन और रक्त की जो कोशिकाएं हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु के बारे में समझा। चलिए अब अपन देखेंगे रक्त के कार्य, रक्त के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है ना। अगले पेज पर है, पॉइंट बना के लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, O2 और C2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना। ठीक है। अभी अपन ने बात की थी फेफड़े, जैसे मान लीजिए फेफड़े का चित्र है ये, है ना, फेफड़े की ये यहाँ ये वायु कुप्पी का दिखा रखी है लास्ट में, ये वायु कुप्पी का, यहाँ O2 और CO2 का आदान प्रदान, ये O2 अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है। ठीक है। तो ये रक्त के अंदर घुल जाएगी, ठीक है ना, और रक्त के द्वारा ही ये अपने यहाँ तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये O2 और CO2 का आदान प्रदान करती है। फिर रक्त के कार्यों में दूसरा पॉइंट है पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन। हम जानते हैं कि हमारी जो छोटी आंत है वहां जब भोजन का पाचन होने के बाद में भोजन का अवशोषण होता है, तो वो भोजन, अवशोषित भोजन जो छोटी आंत है, जो आहार नाल का भाग है, यहाँ रक्त की नलिकाएं जुड़ी हैं इसके से। जैसे ये पूरी, ये तो क्या है, छोटी आंत, और इसके बाहर ये रक्त नलिकाएं, रक्त वाहिकाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ से भोजन, जो पचित भोजन है, उसका अवशोषण होगा और वो रक्त के अंदर घुल करके पूरी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ ये कोशिकाएं हैं, ये रक्त वाहिनी से यहाँ तक भोजन पहुंच गया, ग्लूकोज यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ये पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है। तीसरा है शरीर का पीएच नियंत्रित करना। शरीर का जो पीएच है उसका नियंत्रण करने का काम करता है। चौथा पॉइंट है शरीर का ताप नियंत्रित करना, हमारे शरीर का तापमान को, क्योंकि हमारा शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? मनुष्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्थायी ताप है, इतना ही बना रहता है। इसका नियंत्रण भी रक्त के द्वारा किया जाता है। अगला है प्रतिरक्षण के कार्यों में संपादित। प्रतिरक्षी का मतलब है रोगों से लड़ने में सहायता करता है। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, दूसरा कौन सा है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो है ये रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं, तो रक्त हमारा प्रतिरक्षण का कार्य भी करता है। छठा पॉइंट है हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना। देखिए हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं, जैसे मस्तिष्क के अंदर जो है यहाँ पर ये नीचे पीयूष ग्रंथि है, ठीक है ना, वरना गले में जो है वो थायराइड ग्रंथि है, गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है। तो ये ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं और ये हार्मोन जो है ये बिना नलिका के ही सीधे ही रक्त में छोड़ देती हैं। तो रक्त के अंदर ये हार्मोन घुल करके, ठीक है, ये हार्मोन रक्त में घुल करके पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। तो हार्मोन का परिवहन भी रक्त के द्वारा किया जाता है। और अंतिम पॉइंट है उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे हमारा जो यकृत है, लीवर है, उस यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। क्या बनती है? यूरिया बनती है, जो कि अपशिष्ट पदार्थ है। और ये रक्त के माध्यम से घुल करके हमारी जो किडनियां हैं, जो वृक्क हैं, ठीक है ना, जिनको गुर्दे कहते हैं, वृक्क, वहां ये रक्त में पहुंचेगा और यहाँ से ये यूरिया जो है वो रक्त से अलग हो जाएगी और मूत्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। उस मूत्र को मूत्राशय के अंदर संग्रहित कर लिया जाएगा और मूत्राशय से फिर बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये जो उत्सर्जित पदार्थ है यूरिया, ये यहाँ किडनी तक आया है, ये किसके द्वारा आया? रक्त के द्वारा आया। यानी कि अवशिष्ट पदार्थों का या उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम रक्त के द्वारा किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे रक्त के प्रकार। देखिए रक्त का प्रकार न होकर के ये क्या है, रक्त के जो समूह है, रक्त समूह है, जिसको अपन ब्लड ग्रुप कहते हैं। अपन नाम सुना होगा आपने, ये कहते हैं कि ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप ये है, ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी और किसी का ओ, है ना। तो ये रक्त समूह के प्रकार हैं। ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं रक्त समूह की। पहले देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, रक्त समूह क्या है। रक्त के अंदर जो आरबीसी कोशिकाएं हैं, जैसे लाल रुधिर कोशिकाएं, ये आरबीसी कोशिकाएं, ये मैंने आरबीसी कोशिका बना दी, ये लीजिए इस प्रकार से पूरी एक आरबीसी कोशिका है ना, ये बाहर ये कोशिका है, आरबीसी कोशिका। अगर आरबीसी कोशिका के ऊपर यहां बाहर ए प्रकार का प्रतिजन है, कौन सा? ए प्रकार का प्रतिजन, तो उस व्यक्ति का रक्त हो जाएगा ए समूह का, है ना, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर बी प्रकार की प्रतिजन है, प्रतिजन बोल दीजिए या एंटीजन बोल दीजिए, एक ही बात है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, अंग्रेजी में एंटीजन। किसी व्यक्ति की अगर आरबीसी के ऊपर, ये आरबीसी है, इसके ऊपर बी प्रकार की अगर प्रतिजन है, तो ये कहलाएगा
बी प्रकार का ब्लड ग्रुप, और अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा, ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप। और किसी व्यक्ति की अगर आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रतिजन नहीं है तो वो कहलाएगा ओ वर्ग, या शून्य वर्ग भी कहते हैं इसको, ब्लड ग्रुप ओ वाला, है ना, ये कहलाएगा। तो ये इसके बारे में अपन यहां पढ़ेंगे। देखिए क्या बता रहा है, रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर, लाल रक्त यानी कि आरबीसी है ना, की सतह पर विशेष प्रकार की प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति, प्रतिजन दो ही है, ए और बी, है ना, के हिसाब से मानव रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है, 4 ग्रुप में बांटा गया है। ब्लड ग्रुप कौन कौन से, ए बी और ओ। पहले ए की बात कर रहा है। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर ए प्रतिजन, क्या होगा, उसकी आरबीसी पर ए प्रतिजन होगा केवल, ठीक है। बी रक्त समूह वाले व्यक्ति की आरबीसी पर समूह में बी प्रतिजन होगा, और ए बी वाली जो रक्त समूह है जिस व्यक्ति का, उसके ऊपर ए और बी दोनों होंगे, है ना, बी वाले के ऊपर केवल बी होती है, जैसे बी प्रतिजन है। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे आरबीसी है, उसके ऊपर ए बी है और बी बी, दोनों प्रतिजन आरबीसी के ऊपर है, तो वो ए बी वाला कहलाएगा, ठीक है। और ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है ना, और इस प्रकार के रक्त समूह को एबीओ प्रकार का रक्त समूह कहते हैं, यानी कि ए बी और ओ प्रकार का रक्त समूह नाम दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, आगे बता रहा है कि ए बी प्रतिजन के अलावा लाल रक्त कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे आरएच प्रतिजन कहा जाता है। ये जो आरएच नाम पड़ा है, ये सबसे पहले आरएच प्रतिजन की खोज बंदर में हुई थी, जिसका नाम था मकाका रिहेसस। रिहेसस नाम उसी से पड़ा है, रिहेसस, मकाका रिहेसस नाम का बंदर था, तो उससे नाम पड़ गया आरएच, ठीक है। तो जिन व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर आरएच उपस्थित है, आरएच एंटीजन है, वो तो कहलाएगा आरएच पॉजिटिव। और जिन व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर आरएच नहीं है ना, आरएच प्रतिजन नहीं है, वो आरएच नेगेटिव वाला कहलाएगा, ठीक। जिन व्यक्तियों की आरएच कारक उपस्थित होता है उन्हें आरएच धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कहते हैं, और जिन व्यक्तियों पर आरएच अनुपस्थित होता है उन्हें आरएच नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक कहते हैं। और विश्व में 80% जो लोग हैं उनका आरएच पॉजिटिव होता है, विश्व में अधिकांश लोगों का 80% लोगों का आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब अगला पॉइंट है रक्त परिसंचरण। देखिए, रक्त और परिसंचरण का मतलब होता है चारों ओर संचरण करना, चारों ओर लाना ले जाना, ठीक है ना। तो रक्त परिसंचरण जो है वो एक तंत्र का निर्माण करता है, और यहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र जो है उसके अंदर 3 भाग हैं, तो रक्त, दूसरा हृदय, और तीसरा रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां यानी कि धमनी और शिराएं, ठीक है ना। रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। तो यहाँ अपने रक्त परिसंचरण तंत्र जो है उसमें 3 चीजें हैं। रक्त अपने पढ़ लिया, अब अपने हृदय की बात करेंगे और उसके बाद में अपने रक्त वाहिनियों की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अपने यहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर ये अपना मान लीजिए शरीर की कोशिका है ना, ये अपने हाथ या पैर की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में क्या हुआ, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस, और ये CO2 गैस यहाँ शिरा के द्वारा ये हृदय के इस भाग में आ गई, ठीक है ना। यह है दाया आलिंद, है दायालिंद में, यहाँ से दाया नीले में ये रक्त के अंदर घुली हुई है CO2, और यहाँ से ये CO2 दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, है ना, ये जो रक्त नलिका है इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों की वायु कुपिका तक पहुंच जाएगी। फेफड़ों से CO2 को बाहर छोड़ देंगे। अब फेफड़ों की वायु कुपिका में CO2 O2 अंदर आएगी, ऑक्सीजन गैस ली जाएगी। ये ऑक्सीजन फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ये हृदय के बाएं आलिंद में आती है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आती है, ठीक है। और बाएं नीले से ये यहाँ से होते हुए धमनी के द्वारा, ठीक है ना, ये रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ला रहा है, ये इस कोशिका तक ऑक्सीजन लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से शुरुआत की, और किस प्रकार से ये रक्त जो है वो CO2 को बाहर छोड़ता है और O2 को यहाँ लाता है, ये पूरा एक प्रकार का परिसंचरण कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं, रक्त के अलावा एक अन्य द्रव लसिका भी होता है, यानी कि रक्त के अलावा एक चीज और है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या, लसिका है। लसिका भी क्या करती है, परिवहन का काम करती है, यानी कि हार्मोन या अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। लसिका भी रक्त की तरह होता है, तरल पदार्थ होता है। लसिका एक विशिष्ट तंत्र लसिका तंत्र के द्वारा गमन करता है, और ये खुला तंत्र है। खुला यानी कि जिस प्रकार से रक्त तो नलिकाओं में बहता है,
बंद परिसंचरण हो गया रक्त का, तो है ना, क्योंकि धमनी और शिराओं में बंद है। और ये लस्सी का जो तंत्र है वो खुला है, उसमें किसी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती हैं, वाहिनिकाएं नहीं होती हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है, जो परिवहन योग्य पदार्थों को अभिगमन में मुख्य भूमिका निभाता है। और हृदय इस तंत्र का केंद्र है, यानी कि बीच में देखिएगा हृदय कहाँ है, या बीच में है ना, ठीक है ना। फेफड़ों से O2 और CO2 लाना ले जाना, उत्तकों तक O2 और CO2 का यहाँ परिवहन, तो ये हृदय मध्य का भाग है। फिर आगे बता रहा है, जो रुधिर को निरंतर रक्त वाहिनियों में पंप करता है। हृदय का काम क्या है, रक्त को पंप करना, धक्का देना, ठीक है। क्योंकि हमारे पैर के अंदर जो रक्त है वो वापस ऊपर कैसे आएगा, जिस प्रकार से अपने घरों में जो मोटर है वो क्या करती है, पानी को पंप करती है, ऊपर टंकी के अंदर भेजती है। तो उसी प्रकार से ये हृदय भी हमारे रक्त को पंप करता है, धक्का देता है, जिसके कारण रक्त पूरे शरीर के अंदर दौड़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हृदय की। तो हृदय के बारे में ये बता रहा है सबसे पहले कि हृदय पेशीय ऊतकों से बना हुआ मांसल यानी मांस का खोखला, खोखला यानी कि इसके अंदर 4 भाग होते हैं। बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग है, यानी कि अपनी जो मुट्ठी को बंद बंद कर लें तो उस आकार का होता है। और ये अपने शरीर के अंदर वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा यानी कि फेफड़ों, जहां अपना बायां हाथ है, ठीक है ना, वहां अपने सीने के अंदर है। देखिएगा आप कभी भी अपने हाथ लगा करके देखोगे तो आपको धड़क धड़क की आवाज से सुनाई देगी। यह है एक दोहरी भित्ति वाला, ठीक है, झिल्ली में आवरण द्वारा घिरा रहता है। हृदय के ऊपर 2 भित्ति होती हैं, 2 झिल्ली होती है। देखिए ये रहा चित्र हृदय का, ये तो अंदर वाली झिल्ली, ठीक है ना, ये वाली, और ये दूसरी ये बाहर वाली। तो 2 झिल्लियां हो गई ना, ये बाह्य और ये बाह्य और ये अंतः, अंतः यानी कि अंदर वाली झिल्ली, ठीक है ना। तो दोहरी झिल्ली वाला है। फिर आगे क्या बता रहा है, इसमें हृदय आवरणी द्रव्य भरा होता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, द्रव्य भरा होता है। और ये द्रव्य हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, यानी कि बाहर से जब कोई चोट वगैरह लगती है तो उसकी ये द्रव्य सुरक्षा करता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत 2 जो ऊपर वाले जो है वो तो है आलिंद, जो कि छोटे होते हैं, और नीचे वाले क्या है, निलय। तो देखिए अपन इसको डायग्राम से देखें, यहाँ हृदय के अंदर एक कक्ष तो ये रहा आलिंद, ये नीचे वाला निलय, ये आलिंद और ये नीले। तो इस प्रकार से मैंने एक बीच में लाइन खींच दी। तो ये हमारा ये क्या है, दाया आलिंद, और ये बाया आलिंद, और ये दाया नीले और ये बाया नीले। ये 4 चेंबर हैं, 4 कक्ष हैं, यानी कि खाली जगह होती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये 4 भागों में इसको बांटा गया है, 2 आलिंद और 2 नीले, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे बता रहा है 2 भागों में बटा होता है, बाएं और दाएं, है ना। और फिर आगे इसमें लिखा है कि हाँ खास बात, बाएं ओर के आलिंद व नीले के बीच में द्विवलन कपाट होता है, जिसे माइट्रल वाल्व कहते हैं। देखिए जो बाईं तरफ है ना उसका नाम क्या, द्विवलन कपाट या माइट्रल। कहाँ रहा, देखिए ये रहा चित्र के अंदर, ये बाईं तरफ ये जो कपाट है ये यहाँ, ठीक है ना। ये वाल्व होता है जो एक दिशी होता है, यानी कि एक दिशा में खुलता है। जैसे रक्त यहाँ से इसमें आएगा, ठीक है ना, ये बाएं आलिंद में जो रक्त है वो इस बाएं नीले में आता है, जब ये कपाट खुल जाते हैं, ठीक है। और जो रक्त नहीं आता तो कपाट बंद हो जाते हैं। ये नीचे की ओर इधर ही खुलते हैं, ऊपर की ओर नहीं खुलते, यानी कि ये एक दिशी होते हैं, एक दिशा में खुलते हैं, ठीक है। तो इस कपाट का नाम क्या है, द्विवलन कपाट, ठीक। या फिर दूसरा नाम क्या है, माइट्रल कपाट या मिट्रल कपाट भी बोलते हैं इसको। फिर अगली बात कर रहा है, इसी का नाम है एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व, यानी कि एवी शॉर्ट में, ए यानी कि एट्रियो और वी का वेंट्रिकुलर, है ना, वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहा जाता है। दाहिनी ओर के आलिंद और नीले के बीच में क्या होता है, त्रिवलन कपाट, याद कर लीजिए त्रिवलन कपाट। देखिए डायग्राम के अंदर ये रहा त्रिवलन कपाट लिखा हुआ, ये कपाट, ये जो सफेद रंग में आपको दिख रहा है ये कपाट है ना, ये वाल्व है, इसे इसका नाम है त्रिवलन कपाट। बाईं ओर जो है उसका नाम क्या है, द्विवलन कपाट, और जो दाहिनी ओर है वो क्या है, त्रिवलन कपाट, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये कपाट रुधिर को वापस दिशा में जाने से रोकते हैं, और कपाट के खुलने और बंद होने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका नाम है लब डब की ध्वनि, है ना। डॉक्टर जो अपने या अपन भी ध्वनि सुन सकते हैं, है ना। ये लब डब की ध्वनि हमें सुनती है, कपाट के खुलने और बंद होने से उत्पन्न होती है। दाएं व बाएं आलिंद व नीले के आपस में पेशियां झिल्लियां से पृथक रहती हैं। देखिए यहाँ पर जो बाएं और दाएं के बीच में यहाँ पर ये झिल्ली होती है बीच में, है ना, ये यहाँ से पृथक है, यानी कि इसका रक्त इसमें नहीं मिलता है और इसका रक्त इसमें नहीं घुलेगा, ठीक है ना। ये रक्त इधर इसमें आएगा और यहाँ से फिर फेफड़ों में जाएगा, ठीक है। फेफड़ों से शुद्ध होकर के आएगा यहाँ इसमें बायालिंद में, और फिर ये बायनिल्य में, यहाँ से फिर कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। तो इसको अपन आगे समझेंगे मैकेनिज्म को। आगे बता रहा है कि आलिंद व नीले लयबद्ध रूप से संकुचन व शिथिलन करते हैं, यानी कि जब आलिंद सिकुड़ेंगे,
ठीक है ना। तो नीले भर जाएंगे रक्त से, ठीक। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रक्त यहाँ इसमें आलिंद में है, आलिंद पूरे भर जाते हैं तो ये कपाट खुलेगा और ये रक्त इसमें क्या होगा, संकुचन होगा, आलिंद में संकुचन होगा और उसके बाद में रक्त यहाँ जाएगा। ये जब नीले पूरा भर जाएगा तो इसमें संकुचन होगा और रक्त फेफड़ों में चला जाएगा, फेफड़ों के पास वायुकुपिकाओं में वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या होता है, संकुचन और शिथिलन, फैलना और सिकुड़ना, है ना। संकुचन यानी कि सिकुड़ना और शिथिलन यानी कि फैलना की क्रिया में संलग्न रहते हैं। इस क्रिया से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है। आगे लिखा है, शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। देखिए पहले मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस प्रकार से। यहां मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं, यहां मैंने कोशिकाएं बना ली, किसी अंग की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में श्वसन क्रिया हो रही है। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बन गई, CO2 गैस बनती है, ठीक है ना। और इस CO2 गैस को यहां शिरा के द्वारा कौन सी नलिका लेके जाएगी, शिरा। और ये जैसे मान लीजिए यहां भी कोशिकाएं हैं, ये शिरा, ठीक है, इस CO2 को ला रही है रक्त के अंदर घोल करके। ये CO2 कहाँ आएगी, रक्त के अंदर घुल करके आएगी। तो ये बहुत सारी शिराएं यहाँ एक बड़ी शिरा बनाती है, इसका नाम है महाशिरा। ये क्या है, महाशिरा, ठीक है ना। एक शिरा देखो ऊपर से भी आ रही है, महाशिरा, ये रहा महाशिरा। ये महाशिराएं अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती हैं, ये यहाँ लेके आ गई है ना। ये रहा छेद, ये नीचे वाली महाशिरा का छिद्र है और ये ऊपर वाली महाशिरा का छिद्र है। यहां से रक्त कहाँ गया, दाएं आलिंद में। कहाँ पहुंच गया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद जब पूरा भर जाएगा तो ये त्रिवलन कपाट खुलेगा, ये कपाट यहाँ से खुलेगा, खुलते ही रक्त दाएं नीले में आ गया। कहाँ गया, दाएं नीले में। हमें क्या करना है, CO2 को बाहर निकालनी है। तो यहाँ से ये जब पूरा दाया आलिंद भर जाता है तो इसके अंदर संकुचन होगा और ये जो कपाट है, ये कपाट कौन से, फुफ्फुस धमनी के कपाट, ये जो नलिका इसका नाम क्या, फुफ्फुस धमनी। ये कपाट खुलेंगे और यहाँ से रक्त फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में क्या होगा, CO2 को छोड़ दिया जाएगा और O2 को लेकर के आएंगे। अब ये O2 कौन लेकर के आएगी, ये O2 जो ला रही है, ये O2 यहाँ से आएगी, ठीक है ना। ये महा फुफ्फुस शिरा, क्या लिखा है, फुफ्फुस शिरा ना। ये फुफ्फुस शिरा इस O2 वाले रक्त के अंदर घुल करके ऑक्सीजन आ गई और ये इस छिद्र से यहाँ बाएं आलिंद तक पहुंचती है। शुद्ध रक्त कहाँ आया, बाएं आलिंद में। ये रक्त क्या कहलाएगा, शुद्ध रक्त। जिस रक्त में ऑक्सीजन है वो शुद्ध रक्त और जिस रक्त में CO2 घुली हुई है वो क्या कहलाएगा, अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पर ये O2 वाला रक्त बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद जब पूरा भर जाता है तो इसमें संकुचन होगा, ये कपाट जो है द्विवलन कपाट, ये कपाट खुलेगा, कपाट खुलते ही रक्त आ जाएगा बाएं नीले में। कहाँ गया, इसे बाएं नीले में आ गया। और बाएं नीले जब पूरा भर जाता है तो इसमें संकुचन होगा और इसमें संकुचन होगा तो यहाँ से रक्त, ये देखिए यहाँ ये बाहर निकल रहा है रक्त ना। ये रक्त यानी कि महाधमनी से, और ये महाधमनियां जो है इस प्रकार से, ये जैसे मान लीजिए यहाँ आ गई और आगे धमनी बढ़ जाती है, फिर आगे और धमनियां और अंत में केशिकाएं, और ये केशिकाएं इस कोशिका तक पहुंच जाती हैं और यहाँ ऑक्सीजन आ गई। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन होगा, ये अंग, ये कोशिकाएं श्वसन करेंगी, CO2 बनेगा और CO2 वापस इस प्रकार से प्रक्रिया द्वारा ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। तो ये इसका एक क्रम है, सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो ये इसी की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए अपन शुरू से चलते हैं। शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिला, अशुद्ध यानी कि CO2 वाला रक्त, ठीक है ना। रक्त महाशिरा के द्वारा कहाँ पहुंच गया, दाएं आलिंद में। अभी जो अपन ने समझा था वो उसी की बात कर रहा है। दाएं आलिंद में पहुंच गया। दाएं आलिंद में एकत्रित होने के पश्चात वाल्व खुल जाता है और आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। नीचे पहुंच गया, दाएं नीले के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है ना। दाएं नीले के संकुचन होने पर दाएं नीले संकुचित होगा और उसके बाद में यहां से फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, ठीक। और रक्त के अंदर ये जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया द्वारा रक्त ऑक्सीकृत रक्त यानी कि CO2 को बाहर छोड़ देंगे और O2 को रक्त ले लेगा। साफ रक्त यानी कि ये जो O2 वाला रक्त है ये शुद्ध रक्त है, साफ रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा, अभी अपन ने समझा था उसको दोबारा देखिएगा आप, ठीक है ना। फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आएगा। शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में, ठीक है ना, प्रवेश करता है और यहाँ से वाल्व से होते हुए बाएं नीले में नीचे पहुंच जाएगा, बाएं नीले के अंदर, ठीक है। और नीले के संकुचन होने से महाधमनी पहुंचता है और महाधमनी क्या करेगी, ये महाधमनी जो है रक्त को शरीर के अंदर प्रवाहित कर देगी, भेज देगी, ठीक है। और यह चक्कर लगातार चलता रहता है, इसको हृदय चक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हृदय चक्कर। और हृदय में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं, प्रकुंचन, ठीक है ना, सिस्टोल। और अनुशीतलन कहते हैं डायस्टोल, ठीक है।
तो इस प्रकार से संकुचन अनुशीतलन चलता रहता है। इस प्रकार हृदय में 2 बार रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, एक बार तो अशुद्ध है ना, और एक बार शुद्ध गुजरता है। तो हृदय से 2 बार गुजरा तो इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दोहरा परिसंचरण तंत्र नाम दिया गया है। ठीक है, द्विसंचरण कहते हैं या द्विसंचरण, दोहरा परिसंचरण या द्विसंचरण। ठीक, आगे इसमें ये बता रहा है कि हृदय की गति का नियंत्रण कौन करता है, यानी कि हृदय जो धड़क रहा है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसका नियंत्रण कौन करता है, ये करता है पेस मेकर। यानी कि हृदय में यहाँ पर एक छोटा सा एक भाग होता है जिसका नाम क्या, पेस मेकर है। ये पेस मेकर इसको गति प्रेरक कहते हैं, यानी कि हृदय के फैलने, संकुचन और जो शिथिलन हो रहा है उसको नियंत्रित करता है। इसको गति प्रेरक, यानी कि गति को नियंत्रित करने वाला, गति को प्रेरित करने वाला भाग है पेस मेकर। ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हृदय गति को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, पेस मेकर बोलते हैं इसको, गति प्रेरक बोलते हैं। दूसरा रक्त की बात अपन कर चुके हैं। तीसरा रक्त वाहिकाएं, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग हैं। ठीक है, रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं। हमने रक्त की बात कर ली, हृदय की बात कर ली और रक्त वाहिकाओं की बात करेंगे। रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। ठीक है ना। धमनियां कौन सी हैं, देखिए यहाँ पर ये महाधमनी है ना, ये आगे जाकर के धमनी में बढ़ जाती है इस प्रकार से। ठीक है, ये एक धमनी, फिर ये भी आगे बढ़ गई, ये दूसरी धमनी है ना। तो ये धमनियां, ये वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजनित साफ रक्त बहता है, ये शुद्ध रक्त बहता है इन धमनियों में, क्योंकि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के जो आई थी ये फुफ्फुस शिरा, ये वाली है ना, ये शुद्ध रक्त, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से ये महाधमनी में, महाधमनी से ये धमनी में पहुंच गया। तो धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बोल दीजिए या ऑक्सीजन जनित रक्त बोल दीजिए। ठीक है ना। ये क्या काम करती हैं, ये हृदय से रक्त को आगे तक पहुंचाती हैं, अंगों तक, यानी कि रक्त कहाँ ले जाती है, धमनियां हृदय से अंगों तक ला रही हैं। ये अंग है या कोशिकाएं हैं या उत्तक है। ठीक, ये तो बात हुई धमनी की। शिरा, ये जो अंग थे, उत्तक थे, यहाँ से जो शिराएं हैं है ना, ये कोशिका, ये अंग है, ये शिरा है। जैसे मान लीजिए ये दोनों शिराएं मिलकर के, आगे बहुत सारी शिराएं मिलकर के महाशिरा बनाती हैं। तो शिरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध, क्योंकि CO2 वाला रक्त है, इसमें CO2 घुली हुई है। ये वाहिकाएं जिनमें विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित का मतलब है CO2 वाला रक्त है ना। ऑक्सीजनित का मतलब क्या है, O2 वाला रक्त, और विऑक्सीजनित का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, यहाँ अपशिष्ट युक्त रक्त होता है, प्रवाहित होता है। ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। देखिए अंग है, अंगों से हृदय की ओर रक्त लेके जा रही है महाशिरा। ठीक है, एक तो ये जा रही है यहाँ करके खुल रही है, और एक पीछे से आ रही है या ऊपर से ये आ रही है ना, ये तो ये दोनों, तो शिराएं अशुद्ध रक्त बहता है, और इनमें रक्त को कहां से कहां ले जाती हैं, अंगों से हृदय की ओर। तो यहाँ एक अंतर का क्वेश्चन बनता है कि धमनी और शिराओं में कोई 2 अंतर लिखिए, तो आपको सारणी बना करके लिखना है कि एक तरफ तो धमनी लिख दीजिएगा, ठीक है, धमनी, एक तरफ शिरा। तो सारणी बनाएंगे, धमनी में क्या लिखोगे आप, पहला पॉइंट बना करके कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। फिर दूसरा अंतर क्या लिखोगे कि धमनियां जो है वो क्या करती हैं, रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, यानी कि हृदय से अंगों की ओर रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं क्या करती हैं, अंगों से हृदय की ओर रक्त लेके जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मानव रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय और धमनी, शिराओं की बात की, और रक्त की संरचना, रक्त के संगठन, रक्त के अंदर RBC, WBC आदि सभी को समझा। धन्यवाद।